सुबह होते ही आदित्य के घर में चहल पहल शुरू हो चुकी थी। डेकोरेशन वाले डेकोरेशन के काम में लगे हुए थे और विवान उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने में लगा हुआ था। जानकी भी अपनी पूजा खत्म करने के बाद आरती की थाल लिए आदित्य के कमरे में पहुंची तो उन्होंने देखा कि अभी भी आदित्य सो रहा था। उसे सोता देख जानकी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने आरती की थाली टेबल पर रखी और आदित्य के कमरे में लगे पर्दे हटाते हुए बोली, उठ जाइए बेटा, 11 बज चुके हैं। आपको आपकी जीजी और जीजू को लेने एयरपोर्ट भी तो जाना है। जानकी की आवाज़ सुनते ही आदित्य तुरंत उठकर बैठ गया और उसे याद आया कि आज उसकी दादी का बर्थडे है। वो बेड से उठा और उसने जानकी के पैर छुए तो उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, खुश रहिए बेटा। आदित्य ने मुस्कुराते हुए उन्हें गले लगाया और बोला, हैप्पी बर्थडे दादी। जानकी मुस्कुरा दी और बोली, थैंक यू बेटा, हमारा गिफ्ट कहाँ है? आदित्य मुस्कुराते हुए बोला, आपको कुछ देर और इंतजार करना पड़ेगा दादी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं आपको आपके जन्मदिन का खास तोहफा दूँ तो हमारी पूरी फैमिली साथ हो। जानकी ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहीं आज आप शादी तो नहीं करने जा रहे हैं? जानकी का ये सवाल सुनकर आदित्य उन्हें हैरानी से देखने लगा। उसे ये याद आया कि आज तो प्रीति की शादी है। वो प्रीति के बारे में सोच ही रहा था कि जानकी ने फिर से सवाल किया, कहीं आपने राजस्थान की किसी सीधी साधी लड़की से शादी तो नहीं कर ली और आज शाम की पार्टी में हमें हमारी बहू से मिलवाना चाहते हैं? आदित्य मुंह फेर कर बोला, ऐसा कुछ नहीं है दादी, मैंने न किसी से शादी की है और न ही मुझे राजस्थान में कोई लड़की पसंद आई है। मैं वहाँ काम करने गया था, अपने लिए लड़की पसंद करने नहीं। और वैसे भी छोटे गांव की लड़कियां झूठी, धोखेबाज और फरेबी होती है। उनकी आंखें कुछ और कहती है और जुबां कुछ और। चेहरे से मासूमियत टपकती है पर असल में वो मासूमियत नहीं बल्कि खूबसूरत धोखा होती है। आदित्य की बातें सुनकर जानकी उसे हैरानी से देख रही थी तो आदित्य बोला, मैं आहना से शादी करने का फैसला कर चुका हूँ दादी, और मेरे फैसले कभी नहीं बदलते। ये बात आप बहुत अच्छे से जानती है। जानकी एकटक उसे देखने लगी तो आदित्य फिर से बोला, मैं रेडी होकर आता हूँ, मुझे जीजी और जीजू को लेने एयरपोर्ट जाना है। इतना कहकर उसने कबर्ड से टॉवल निकाला और नहाने चला गया। उसके जाते ही जानकी बेड पर बैठकर सोच में पड़ गई और मन ही मन बोली, जरूर राजस्थान में कुछ तो हुआ है, वरना हमने आदित्य को कभी ऐसे बात करते नहीं देखा। और गांव की लड़कियों के बारे में उनकी सोच ऐसी कैसे हो गई? क्या हुआ वहाँ? कहाँ गए थे आदित्य? उन्होंने कुछ देर सोचने के बाद सूरज को फोन किया। सूरज अपने रूम में ऑफिस के लिए रेडी हो रहा था। जानकी का नंबर देखते ही उसने तुरंत कॉल रिसीव की और मुस्कुराते हुए बोला, हैप्पी बर्थडे दादी। थैंक यू बेटा। दादी, मैं ऑफिस का थोड़ा सा काम निपटा कर आपके घर ही आ रहा था। अभी थोड़ी देर पहले ही विवान सर ने मुझे फोन करके वहां आने के लिए कहा है। सूरज के इतना कहते ही जानकी ने पूछा, सूरज, आदित्य राजस्थान के किस गांव में गए थे? सूरज कुछ कहने जा ही रहा था कि फिर चुप हो गया क्योंकि उसे याद आया कि आदित्य ने किसी को कुछ भी बताने से मना किया था। वो मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, दादी, आदित्य सर मानसगंज गए थे, वहां हमारा एक प्लांट लगने वाला है। ये सुनकर जानकी ने फिर से सवाल किया, वहां सब ठीक था ना? हमारा मतलब वहां कुछ ऐसा तो नहीं हुआ जिसकी वजह से आदित्य पर कोई मुश्किल आए? सूरज ने तुरंत जवाब दिया, नहीं तो दादी, वहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, मैं खुद सर के साथ वहां था। पर आप अचानक से ये सब कुछ क्यों पूछ रही है? जानकी गहरी सांस लेकर बोली, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब हम फोन रखते हैं, हमें मंदिर जाना है। जी दादी। जानकी ने कॉल कट किया और वॉशरूम की ओर देखा। वो कुछ देर वही खड़ी सोचती रही और फिर वहां से चली गई। इधर लता और सुमन जैसे ही मंदिर से घर आई तो उन्होंने देखा कि विवान बड़े जोर शोर से तैयारियों में लगा हुआ था। उसके साथ उसके सारे दोस्त भी उसकी मदद कर रहे थे। दोनों मुस्कुराते हुए अंदर चली गई। विवान का एक दोस्त अमय उससे बोला, यार, मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम सब दोस्त मिलकर दादी के लिए आज एक स्पेशल परफॉर्मेंस दे, किसी अच्छे से गाने पर सब एक साथ डांस करते हैं। तभी विवान का दूसरा दोस्त भी बोला, गुड आइडिया, चलो हम सब अभी रिहर्सल स्टार्ट कर देते हैं। ये सुनकर पास ही पर्दों पर लाइटिंग कर रहे विवान ने पूछा, अरे पर किस गाने पर डांस करेंगे? तभी वहां श्याम आकर बोला, मेरे पिया गए रंगून किया था वहां से टेलीफोन। श्याम की आवाज सुनते ही विवान और सबने उसकी ओर देखा। विवान मुस्कुराते हुए उनकी ओर दौड़ ही रहा था कि तभी श्याम के दोनों बच्चे परी और अथर्व विवान की ओर दौड़ते हुए जोर से चीखे, मामू। विवान ने दोनों को एक साथ गोद में उठाकर उन्हें ढेर सारी किस्सें दी तो 5 साल की परी ने अपनी तोतली आवाज में पूछा, मामू, आप मेरी डॉल और टॉयज ले आए? यस माय प्रिंसेस, आपके मामू आप दोनों के लिए ढेर सारे टॉयज लेकर आए हैं।
आपकी डॉल के साथ बड़ी सी कार भी आ गई है। पर पहले मामू आपके मम्मा पापा से मिलेंगे, उसके बाद आपको आपके टॉयस मिलेंगे। ओके। ये सुनकर 8 साल का अथर्व तुरंत बोला, ठीक है, हम नानी और आदि मामू के पास जाते हैं। विवान ने मुस्कुराते हुए दोनों को नीचे उतारा तो दोनों घर के अंदर भाग गए। विवान ने श्याम और धरा के पैर छुए और उनके गले लगकर बोला, फाइनली आप दोनों आ गए। अब कम से कम कोई तो होगा मेरी मदद के लिए, क्योंकि आदि भाई तो मेरी मदद करने से रहे। श्याम ने मुस्कुराते हुए पूछा, कहाँ है आदि? विवान ने मुंह बनाकर जवाब दिया, अब तक सो रहे हैं। उसके इतना कहते ही धरा बोली, विवान आदि उठकर नहा भी लिया होगा, उसके आगे तो तेरा बस चलता है नहीं, इसलिए उसकी पीठ पीछे शुरू हो जाता है। विवान झट से बोला, दिस इज नॉट फेयर जीजी, आप हमेशा उनकी ही साइड लेती हो। धरा घर के अंदर जाते हुए बोली, जिस दिन मैंने तेरी साइड लेनी शुरू कर दी ना विवान, उस दिन तेरी तरह मेरी भी पिटाई होनी शुरू हो जाएगी, समझा? विवान ने मुंह बनाकर श्याम की ओर देखा तो श्याम ने विवान के कंधे पर हाथ रखा और उसके साथ घर के अंदर जाते हुए बोला, कोई बात नहीं छोटे साले साहब, तुम्हारी जीजी ना सही पर मैं तुम्हारे साथ हूँ। एक बार सबसे मिल लूँ, उसके बाद तुम्हारी मदद करता हूँ। वैसे भी आज की पार्टी की थीम मेरी ही है तो सब कुछ मुझे ही करना होगा, चले। विवान और श्याम दोनों मुस्कुराते हुए घर के अंदर आए। अंदर धरा सबसे मिल रही थी। श्याम ने अंदर आते ही सबके पैर छुए, तभी धरा और श्याम की नज़र अपने कमरे से बाहर आ रही जानकी पर पड़ी। धरा भागकर उनके गले लगकर बोली, हैप्पी बर्थडे दादी। जानकी ने उसे पकड़कर कहा, हमारा जन्मदिन तो अब हैप्पी हुआ जब हमने हमारी पोती को गले से लगाया। तभी श्याम उनके पैर छूते हुए बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई दादी। जानकी मुस्कुराते हुए श्याम के सिर पर हाथ फेरकर बोली, जीते रहिए और हमेशा खुश रहिए। इतना कहकर जानकी ने इधर उधर देखा और पूछा, बच्चे नजर नहीं आ रहे? श्याम ऊपर आदि के रूम की ओर देखकर बोला, आदि से मिलने उसके कमरे में गए हैं। जानकी मुस्कुराने लगी। इधर आदि नहाकर वॉशरूम से बाहर आया और आईने के सामने खड़ा होकर अपने बाल झाड़ने लगा। तभी उसे आईने में परी और अथर्व नजर आए। आदि ने तुरंत पलटकर देखा तो दोनों सोफे पर बैठे मुस्कुरा रहे थे। आदित्य तुरंत उनके पास आया और घुटनों के बल सोफे के पास बैठा। परी और अथर्व दोनों ने उसके गाल पर किस किया तो आदित्य ने उन्हें गले लगाकर कहा, मैं तो तुम दोनों को लेने के लिए एयरपोर्ट ही आ रहा था, पर तुम दोनों तो खुद ही आ गए। ये सुनकर अथर्व फट से बोला, वो हम 9 बजे की फ्लाइट की जगह 8 बजे की फ्लाइट से ही आ गए। पापा ने कहा था कि बड़ी नानी को जल्दी से जाकर विश करेंगे। आदित्य ने मुस्कुराते हुए दोनों को गोद में उठाया और अपने कमरे से बाहर नीचे हॉल की तरफ बढ़ने लगा तो परी ने पूछा, बड़े मामू छोटे मामू मेरे लिए डॉल लेकर आए हैं। मम्मा ने बताया था कि आप भी परियों के देश गए हैं, तो आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए? आदित्य ने उसके गाल को चूमते हुए जवाब दिया, आपके प्ले रूम में जाकर देखिए। मामू आप दोनों के लिए कितनी सारी चीजें लेकर आए हैं, जाइए। इतना कहकर आदि ने दोनों को नीचे उतारा तो दोनों प्ले रूम की ओर दौड़ पड़े। उन्हें उतारते ही आदि की नज़र धरा और श्याम पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए उनकी ओर बढ़ने लगा। उसने धरा के पैर छुए तो धरा उसे गले लगाकर बोली, तुझे पता है आदि, मैं सबसे ज्यादा तुझे मिस करती हूँ, क्योंकि मुझे हर वक्त तेरी फिक्र लगी रहती है। विवान तो अपने दिल की हर बात फट से कह देता है, पर तू अपने दिल की हमेशा दिल में ही रखता है। तभी श्याम भी बोले, धरा ठीक कह रही है आदि, अब जल्दी से शादी कर लो। एक बार तुम्हें संभालने वाली तुम्हारी जिंदगी में आ जाएगी तो तुम्हारी जीजी की परेशानी थोड़ी कम हो जाएगी। आदित्य ने उनके पैर छूते हुए कहा, जीजू फिलहाल मैं ऐसे ही बहुत खुश हूँ। मुझे किसी के साथ की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरी परवाह करने के लिए मेरा पूरा परिवार है। आप हो, जीजी है। श्याम ने उसे गले लगाया और बोला, मैं जानते हूँ कि तुम्हें किसी के साथ की जरूरत नहीं है, पर तुम अहाना से शादी करने के लिए हाँ कह चुके हैं। वो बेचारी लड़की तुमसे कोई सवाल नहीं करती, हर वक्त तुम्हारे ऑर्डर्स फॉलो करती है, पर इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि तुम उसे सिर्फ इंतजार ही करवाते रहो। शादी कर लो आदि, अपने लिए भी और अपने अपनों की खुशी के लिए भी। आदित्य बात बदलते हुए बोला, जीजू आपके होटल का काम ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, आप चाहे तो उसका इंटीरियर स्टार्ट करवा सकते हैं। वैसे मैंने आपके होटल के इंटीरियर के लिए मिस्टर कुकरेजा से बात भी कर ली है, अगर आप कहें तो हम आज ही उनसे मिल लेते हैं। श्याम मुस्कुराते हुए बोले, ठीक है हम उनसे मिल लेते हैं, पर आज नहीं, क्योंकि आज तो हमें पार्टी अरेंज करने में विवान की हेल्प करनी है। विवान गहरी सांस लेकर बोला, शुक्र है कम से कम जीजू ने तो आज के दिन बिजनेस की बातें नहीं की। चलिए जीजू चलकर पार्टी की तैयारी करते हैं, क्योंकि मैंने डिसाइड किया है कि आज की पार्टी लॉन में ही होगी,
सारे अरेंजमेंट वही करने हैं, चलिए। विवान की बातें सुनकर सुमन तुरंत बोली, विवान तेरे जीजू अभी अभी आए हैं, कम से कम उन्हें चाय नाश्ता तो करने दे। लता भी बोली, और क्या, जमाई बाबू को कुछ देर तो रेस्ट करने दे। विवान मुंह बनाने लगा तो श्याम ने उसके गले में हाथ डालकर कहा, साले साहब आप बाहर जाकर तैयारी शुरू तो करिए, तब तक हम चाची के हाथों की मसाले वाली चाय पीकर आते हैं। विवान बिना कुछ कहे मुंह बनाकर चला गया। उसके जाते ही सुमन भी किचन में चली गई और बाकी सब बैठकर बातें करने लगे। दूसरी ओर सुमेर और भैरो भानु के गांव आकर जगदीश का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे, पर घंटों तलाश करने के बाद भी उन्हें कुछ पता नहीं चला। दोनों एक चाय की दुकान पर पहुंचे और चाय पीने लगे। तभी भैरो बोला, कल रात से हम काकासा को इस गांव में तलाश रहे हैं, पर कहीं कुछ पता नहीं चला। हमने ठाकुर साहब के सारे गोडाउन और सारे ठिकानों पर भी उन्हें ढूंढ लिया, पर वो नहीं मिले। कहीं तू बेवजह तो उन पर शक नहीं कर रहा है? सुमेर ने चाय का एक घूंट पिया और बोला, नहीं भैरो, मेरा शक गलत नहीं है। इन सब के पीछे कहीं ना कहीं ठाकुर साहब का हाथ जरूर है, और ये मैं तुझे साबित करके दिखाऊंगा। पर हमने सब जगह देख लिया है और यहाँ के लोगों से पूछताछ भी करी है। भैरो के इतना कहते ही सुमेर बोले, ठाकुर साहब की हवेली अभी बाकी है भैरो। ये सुनकर भैरो की आंखें बड़ी बड़ी हो गई है और वो सुमेर को हैरानी से देखने लगा। तभी सुमेर फिर से बोला, ठाकुर साहब इस वक्त मानपुर में है और उनकी माँ भी उनके साथ ही है। इस वक्त हवेली में कोई नहीं होगा। हमें किसी न किसी बहाने हवेली के अंदर घुसना होगा और फिर काकासा को तलाशना होगा। काकासा को ठाकुर साहब ने जरूर उसी हवेली में कहीं छिपा रखा होगा। उसकी बातें सुनकर भैरो गुस्से में बोला, तू पागल हो गया है क्या? अगर किसी ने हमें पकड़ लिया और पहचान कर ठाकुर साहब के हवाले कर दिया तो हम दोनों जान से गए समझो। बहुत बड़ा आदमी है वो, और जब वो काकासा की जान बचाने के लिए करोड़ों रुपए दे सकता है तो अपने पैसों के दम पर कुछ भी कर सकता है। हमारी लाशें तक नहीं मिलेगी किसी को। सुमेर उसे घूरते हुए बोला, अगर तुझे ठाकुर साहब से डर लग रहा है तो मैं अकेले ही चला जाऊंगा। तू बस बाहर मेरा इंतजार कर और नजर रखना, अगर कोई भी खतरा हो तो मुझे तुरंत फोन कर देना। भैरो ये सुनकर परेशान हो गया। इधर प्रीति ने बैग पर रखा अपना दुपट्टा उठाया और घर के बाहर आई, जहां सारी औरतें ढोलक लेकर बन्नी गा रही थी। विक्रांत भी बारात के स्वागत की तैयारियों में लगा हुआ था। तभी प्रीति ने विक्रांत को पुकारा, भाई साहब। विक्रांत ने पलटकर उसकी ओर देखकर पूछा, क्या हुआ प्रीति? प्रीति उसके पास आकर बोली, ठाकुर साहब ने वादा किया था कि शादी होने से पहले वो बाबासा को घर ले आएंगे, पर अब तक तो बाबासा घर लौटे ही नहीं। मुझे अभी और इसी वक्त ठाकुर साहब से बात करनी है। विक्रांत कुछ कहता उसके पहले ही उसके फोन की बेल बजने लगी। वो अपना फोन देखकर बोला, ठाकुर साहब का ही फोन है। इतना कहकर विक्रांत ने फोन स्पीकर पर डाला और बोला, जी ठाकुर साहब। तो दूसरी ओर से भानु बोले, पैसों का इंतजाम हो गया है, आप उन किडनैपरों को फोन करके पूछिए कि रुपये लेकर कहाँ आना है, क्योंकि हमें प्रीति से किया वादा हर हाल में निभाना है। विक्रांत तुरंत बोला, वो तो ठीक है ठाकुर साहब, पर वो किडनैपर हर बार अलग अलग नंबरों से फोन करता है और फिर उस नंबर को बंद कर लेता है। हमें उसके फोन का इंतजार करना होगा। ये सुनकर भानु गुस्से में बोला, हम कुछ नहीं जानते विक्रांत, हमें बस शादी होने से पहले कुछ भी करके आपके काकासा को प्रीति के सामने लाकर खड़ा करना है, वरना उन्हें लगेगा कि हमने उन्हें धोखा दिया है और हम अपना वादा नहीं निभाना चाहते। हमने इतने रुपयों का इंतजाम कर लिया है कि अगर उन किडनैपरों ने अपनी मान बढ़ा भी दी तो भी हम रुपये उनके मुंह पर मारेंगे और प्रीति के बाबासा को उनके पास लेकर आएंगे। उसके बाद ही हम प्रीति के साथ 7 फेरे लेंगे, क्योंकि हम प्रीति के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये सब सुनकर प्रीति सोच में पड़ गई। विक्रांत परेशान होकर बोला, पर अब हम उनके फोन का इंतजार करने के अलावा कुछ नहीं कर सकते। कल जब उनका फोन आया था तो मैंने उनसे कहा था कि आज दोपहर 12 बजे तक रुपयों का इंतजाम हो जाएगा, तो वो 12 बजे जरूर फोन करेंगे। ठीक है, 12 बजने में 10 मिनट रह गए हैं। आप सब कुछ छोड़कर हमारे पास आइए, क्योंकि किडनैपरों का फोन आते ही हमें तुरंत आपके काकासा को बचाने के लिए निकलना होगा। भानु के इतना कहते ही विक्रांत तुरंत बोला, जी मैं बस अभी आया। भानु ने कॉल कट कर दी। विक्रांत ने प्रीति की बांह पर हाथ रखकर कहा, प्रीति ठाकुर साहब अपने वादे से कभी नहीं मुकरेंगे। मैं जा रहा हूँ उनके पास, काकासा को साथ लेकर ही लौटूंगा। तू शादी के लिए तैयार हो जा, क्योंकि अगर ठाकुर साहब अपना वादा निभा रहे हैं तो हमें भी अपना वादा निभाना होगा, ठीक है? प्रीति ने आहिस्ता से हाँ में अपना सिर हिला दिया तो विक्रांत दौड़ता हुआ जीप की ओर बढ़ा। उसने वीर को भी आने का इशारा किया।
उनके जाते ही पारो प्रीति के पास आकर बोली, प्रीति दुल्हन बनने से पहले तुझे एक बार और हल्दी लगेगी और तेल भी चढ़ेगा, सब तुझे बुला रहे हैं, जल्दी आ जा। इतना कहकर पारो वहां से चली गई। प्रीति कुछ पल वही खड़ी कुछ सोचती रही और फिर अपनी हवेली की ओर दौड़ पड़ी। वो जैसे ही हवेली पहुंची तो मेन गेट पर खड़े चौकीदार ने उसे रोकते हुए पूछा, कहाँ दौड़ी चली जा रही हो बायसा, ये हवेली अब आपकी नहीं है, आदित्य साहब की है और उन्होंने हमें सख्त हिदायत दी है कि आपको और आपके परिवार के किसी भी सदस्य को हवेली के अंदर ना जाने दिया जाए। प्रीति हाथ जोड़कर रोते हुए बोली, प्लीज भाई साहब, मुझे बस एक आखिरी बार हवेली के अंदर जाने दीजिए, उसके बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। आज तो मेरी शादी हो रही है, शादी होते ही मैं इस गांव से चली जाऊंगी। मेरा कुछ जरूरी सामान मेरे कमरे में रह गया है, मुझे बस वो सामान ले लेने दीजिए। प्लीज माफ कीजिए बायसा, पर मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप यहाँ से चली जाए। चौकीदार के इतना कहते ही प्रीति फिर से बोली, प्लीज बस थोड़ी देर के लिए मुझे जाने दीजिए, मैं बस अपना सामान लेकर चली जाऊंगी। चौकीदार फिर से बोला, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप जाइए यहाँ से। प्रीति भी बोली, प्लीज भाई जी। तभी हवेली से बाहर आकर अपनी जीप में बैठ रहे विपुल की नज़र प्रीति और चौकीदार पर पड़ी। वो उनकी ओर बढ़ा और उसने चौकीदार से पूछा, क्या हुआ। विपुल की आवाज़ सुनकर प्रीति ने तुरंत उसकी ओर देखा। लेखिका कविता वर्मा।